बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। दो आज के अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। एक सबसे बड़ा जो ख़बर है वो है कराची से और दूसरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। कराची की ख़बर ये है कि MQM की जानिब से उनके जो एक सीनियर रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी जानिब से आज मुतालबा किया गया कि 3 माह के लिए कराची को फ़ौज के हवाले किया जाए। अब ये उनका मुतालबा है। आजकल जो ख़बरें आ रही हैं कराची से वो बड़ी तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी का जो शहर है वो कराची है, और पाकिस्तान का जो माशी हब है वो भी कराची है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के गरीब की माँ है वो भी कराची है। इस सब के बावजूद ये बदनसीबी है और बदकिस्मती है हमारी कि उसके अंदर लोगों को दिन दहाड़े मार्केट्स के अंदर, दुकानों के ऊपर, राह चलते गली के अंदर, कहीं भी किसी जगह पे भी पिस्टल दिखाते हैं, उससे सब कुछ ले लेते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये एक तवील अरसे से मामला जारी था। और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जब यहाँ कराची ऑपरेशन हुआ, उस वक्त भी सूरत हाल जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही थी। और फिर नून लीग के दौर में, ये 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में भी एक फ़ैसला किया गया, फिर एपेक्स कमेटियाँ बनी, फिर एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद सूरत हाल जो है शहर के अंदर कुछ बेहतर हुई थी। लेकिन उसके बाद अब जो इवन रमज़ान के अंदर भी सूरत हाल, यानी रोज़ TV के ऊपर ख़बर आती है। आज के दिन भी मुस्तफ़ा कमाल का दावा था, उन्होंने कहा भी और ख़बर आई भी कि इसी यानी राजनी के चक्कर में 2 लोगों को जो है वो जान से हाथ धोना पड़ा, कि अगर आप उनको रेजिस्ट करते हैं तो फिर वो आपको गोली मार देंगे, और आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप चूंकि इस वक्त गन पॉइंट के नीचे हैं, जो आपसे वो कह रहे हैं आप उनका वो मुतालबा पूरा कर दें, अपनी जेब से उनको वॉलेट दे दें, अपना मोबाइल दे दें, और इसके अलावा अगर वो बाइक मांग रहे हैं तो वो दे दें। तो आपके पास इसके अलावा ऑप्शन रहती कोई नहीं, क्योंकि जान आपको अजीज़ है, हर इंसान को अजीज़ होती है, चीज़ें चलें फिर बन जाती हैं। ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो होती है हुकूमत वक्त की, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। पुलिस मौजूद है और हुकूमत, ये बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है हमारी, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चौथा मुसलसल दौरे हुकूमत है सिंध में। यानी एक हुकूमत 5 साल पूरे किए, फिर दूसरी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, फिर तीसरी हुकूमत ने किए, अब चौथी मरतबा उनको फिर सिंध ने मैंडेट दिया और वो उस पर हुकूमत कर रहे हैं। और कराची जो है वो उस सूबे का दारुल हुकूमत है, उसके 6-7 अजला हैं, और MQM जो है जिनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है, 17 सीट्स उन्होंने वहाँ से ली, उनका मैंडेट है। और इस वक्त मेयर किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बल्दियाती इदारे किसके पास हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। लेकिन उसके बावजूद रमज़ान शरीफ के अंदर, मैं आपको अगर आदाद शुमार रखूँ, सिर्फ इस रमज़ान शरीफ के अंदर अब तक, यानी आज 28 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं, तो इन दिनों के अंदर भी, रमज़ान में तो खौफ खुदा भी होता है इंसान को, अफ्तारी का वक्त होता है, फिर सहरी का वक्त होता है, दिन में पूरा लोगों का रोज़ा होता है, उसका एहतराम होता है। लेकिन सूरत हाल इतनी बदतर रही कि इस 28 दिन के अंदर 18 लोगों को यानी कत्ल कर दिया गया इस राजनी के चक्कर में। और अगर मजीद आदाद शुमार आपके सामने रखें तो वो डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते एक आला सतही इजलास हुआ, ये सूरत हाल जो इतनी बदतर हुई है कराची की उसके ऊपर, और उस मीटिंग के अंदर कुछ आदाद शुमार जो है वो इस ज़िमन में रखे गए। और इन आदाद शुमार के मुताबिक 2022 से 28 मार्च 2024 के दरमियान, ये तक कमो बेश 2 साल बनते हैं, 250 अफराद जो थे उनको स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 250 अफराद का मतलब है 250 ख़ानदान। और ये तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? ये हुकूमत ने देना है। लेकिन हम उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रहे हैं। यानी आप घर से निकलें, आपको पता नहीं होता, फैमिलीज़ के आप ज़ेन की कैफियत समझें कि जिनके बेटा, भाई, हस्बैंड, माँ, बहन, अगर वो बाहर जा रहे हैं और उनको ये खदशा हो कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये कितनी मतलब बड़ा जुल्म है एक इतने बड़े शहर के साथ जो मुल्क का 80% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये आज उन्होंने मुतालबा जो किया है 3 माह के लिए फ़ौज के हवाले किया है, इसको किया जाए, ये बुनियादी तौर पे मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से आया है। और वो मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पे छोड़ दिया है, और कराची का कोई इलाका, कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ शहरियों के जान और माल वो महफूज हो। तो बात तो उनकी दुरुस्त है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूरत हाल वहाँ पे वाकई ये बनी हुई है। अगर रमज़ान में ये सूरत हाल है तो फिर इससे आगे क्या होगी? मैं इसी चीज़ को लिंक करूँगा एक और चीज़ के साथ। ये जो सूरत हाल बनती है ये उस वक्त बनती है जब महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो अपनी इंतहा को छू रही हो, और लोग जो हैं वो परेशान हों,
ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं ये एक्सक्यूज़ के तौर पे कतई तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन जब आपके मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ती है तो आपका क्राइम रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो ये उसके भी असरात हैं। रोज़ हम बात करते हैं, मैं आज भी उस पर कोशिश करूँगा कुछ उसको टच करने की, कि जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं और जो आगे आने वाले हालात हैं वो और टफ होने जा रहे हैं और मुश्किल सूरत हाल बनने जा रही है। खुद वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं IMF का प्रोग्राम अगला जो होगा वो नागुज़ीर है और यकीनन उसकी शराइत भी आसान नहीं होगी। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं। जिन शराइत को प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो बड़ी कड़ी शराइत होंगी, तो फिर अवाम जो है वो उसको तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कड़ी शराइत का क्या मतलब होगा। जितना आप पैसा उनसे लेंगे वो सूद समेत आपको वापस भी करना है, और वो कौन देगा? वो मैं और आप देंगे। बिजली की खबर आज आपने सुन ली होगी, 4 साढ़े 4 रुपये का उसमें इजाफा हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, तो वो आपको अप्रैल के महीने में आएगा लग के। तो इसके बाद अब गर्मी शुरू हो गई है, अब पंखे भी चलेंगे, फिर कूलर, फिर AC, ये चीज़ें चलेंगी। महंगाई जो है वो आगे बढ़ेगी। फौज का मुतालबा तो इनकी जानिब से किया गया। बेहतर ये था और बेहतर यही है कि जो आपके इदारे हैं, आपकी जो पुलिस है, उसके अंदर रिफॉर्म्स की जाएं और हुकूमत सिंध जो है वो अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करे। हर सूरत उसको अदा करनी चाहिए। अदरवाइज लोगों का जो एतमाद है वो फिर इन इदारों के ऊपर, जो सिविल इदारे हैं, वो बहुत कम हो जाता है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर हमारे कोई भी मसला हो, ये बदकिस्मती है, सैलाब आ जाए, आटा तकसीम करना है, राशन तकसीम करना है, तो हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर ये सूरत हाल बन गई है तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, 17 सीट्स उन्होंने ली नेशनल असम्बली की इस वक्त कराची से, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये इनके कंट्रोल से निकल चुका है अब इसको फ़ौज के हवाले किया जाए। ये बदकिस्मती हमारी इस ज़िम्मन में है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो, उनकी जो इस्तेदाद कार है, बजाय इसके कि उसमें इजाफा किया जाए, उसको मजबूत किया जाए और उसको इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए तैयार किया जाए, हम चले जाते हैं अपना आसान रास्ते की तरफ कि फ़ौज को बुला लें, वो ठीक करके। फिर भाई फ़ौज ने तो पहले भी ठीक करके दिया था, जब ये आपका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद हालात बेहतर हो गए थे, फिर बतदरीज उसमें खराबी आना शुरू हो गई। और ये तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि आप अपना जो आपके सूबे का दारुल हुकूमत है उसके अंदर अगर ये हालात हैं तो इसको ठीक करना फ़ौज का काम तो नहीं है। ये आइन इजाज़त देता है आपको कि सिविल एड में आपकी वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन भाई एक बार कर दिया तो आगे तो आपने उसको चलाना था। अब अगर सूरत हाल बदतर हो रही है तो उसको ठीक किसने करना है? बयानात से तो कुछ नहीं होगा, लोग देखेंगे अमली इक़दामात। अगर सिंध की ये सूरत हाल रही जो अभी इस वक्त बदस्तूर जारी है और आगे जो महंगाई का तूफान आ रहा है और खुदा ना करे वहाँ पर सूरत हाल मजीद भी ख़राब हो सकती है, तो सिंध हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल इनका अपनी जगह मुतालबा है, यानी ये उनकी जानिब से एक नाउमीदी का इजहार है। हो सकता है फिर कराची में दोबारा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े, तो ये ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में हम देखें, क्योंकि जो क्राइम रेट है उसमें जो इजाफा है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। उसको रोकने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए आपको फिर सख्त मैयर्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। और मैं आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि इस वक्त भी आज सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो खैर पहुँच चुके हैं लाहौर में वापस। तो आज वहाँ से जो खबर आई, मैं पिछले व्लॉग में भी आपको कहा, उससे पिछले में भी कहा, तो हमारे विजिट का एक ही बड़ा मकसद होता है, वो होता है कि पैसे दें। और वज़ीर आज़म साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला भी है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो अब जो वो यहाँ पे गए तो उनकी गुफ्तगू का जो महवर मरकज़ था वो पैसे ही थे। तो आज जो खबर आई वहाँ से एलामिया की, जो वली अहद हैं सलमान, शहज़ादा सलमान, उनसे इनकी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद $5 अरब की मालियत का जो सऊदी पैकेज है सरमायाकारी का, उसका पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ है एक, और दूसरा उनको दौरे की दावत दी क्राउन प्रिंस सलमान को, वो उन्होंने कबूल कर ली, वो शायद पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तो हमारी सऊदीया के साथ जो खबर आती है बिलउमूम वो यही इसी हवाले से होती है। तो वो खबर आज आ गई। मेरा पॉइंट ये था, अब इन्होंने कहा सरमायाकारी का पैकेज है ये, तो भाई आपका कराची जो है हब है इंडस्ट्री का, रेवेन्यू का, हर चीज़ का। अगर वहाँ पर अमन मान की सूरत हाल ख़राब होगी तो इन्वेस्टर जो होता है, ये तो चलें कंट्री टू कंट्री है, जो इन्वेस्टर होता है वो बड़ा खौफ होता है इस चीज़ से कि अगर उसको वहाँ पे साजगार माहौल नहीं मिलेगा तो वहाँ सूरत हाल ख़राब हो सकती है, उसका पैसा डूब सकता है, उसको इस चीज़ का बड़ा खदशा होता है। तो उससे पहले आपको माहौल भी बनाना पड़ेगा। और आज इनकी जानिब से ये मुतालबा आना, ये मैं ये समझता हूँ कि ये वैसे ही मुतालबा नहीं आया, ये एक पेश खैमा हो सकता है आने वाले कुछ अरसे के दौरान आपको वहाँ देखने का, जो सख्त मैयत शायद लेनी पड़ें और लेनी चाहिए कि ताकि वहाँ का जो अमन है वो इंश्योर हो, लोगों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, कारोबार जो करना चाहता है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, और जो सरमायाकार इंटरेस्टेड है, जो आना चाहता है, उसको वहाँ पे बाकायदा माहौल मिले। वो आएगा तो फिर मुल्क का जो इसका मईशत का पहिया है वो चलेगा, उससे गुर्बत कम होगी, महंगाई कम होगी, बेरोज़गारी भी कम होगी। तो ये आज एक बड़ी खबर थी। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आई, वो भी इतनी ही बड़ी खबर है, उसके ऊपर पहले भी मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। कुछ खदशात थे हमारे जिनको तक़वियत मिली आज की खबर से, और वो खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।
आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले या कुछ दिन कह लें 6 जजेस की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने जो ख़त लिखा था वो मामला आपको सारा पता है, सुन भी चुके हैं आप। उसमें यही कहा गया था कि हमारे ऊपर दबाव आता है, हमें धमकियाँ मिलती हैं और हमें ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस ज़िम्मन में हमें कोई तरीक़ाकार बताया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो हमारी रहनुमाई करे कि हम ऐसी सूरत हाल में क्या करें। ये तो वो ख़त था। अब उस ख़त के बाद जो हमने गुजारिशात आपके सामने रखी थी, अब मामला इस वक्त तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है ख़त वाला, एक समाअत उस पर हो चुकी है और अगली समाअत उसकी 29 अप्रैल के लिए मुकर्रर है और 29 अप्रैल को उम्मीद यही की जा रही है कि फुल कोर्ट ही इसकी समाअत करेगा, जबकि पहली समाअत जो थी वो 7 जजेस ने की थी। अब मैंने खदशे का इजहार इस हवाले से किया था क्योंकि ये जो दो यानी इल्ज़ाम लगाने वाला और इल्ज़ाम जिस पर लग रहा है, ये दो यानी आप पावर हाउसेस कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, अदलिया हो या अफवाज पाकिस्तान हो, एजेंसियाँ हों, अदालतें हों, ये सारे पावर हाउसेस हैं। अब एक इदारा यानी हाई कोर्ट यानी अदलिया का जो इदारा है, 6 जजेस अगर लिख रहे हैं ख़त तो इसका मतलब है पूरी अदालत खड़ी हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर है? एजेंसियों के नुमाइंदों के ऊपर कि उनके कमरों से, बेडरूम से और लिविंग रूम से कैमरे निकले और यानी उनकी सर्वेलेंस होती रही और फिर वो डेटा जो है वहाँ का वीडियो वो ट्रांसमिट होता रहा किसी और जगह पे, जो भी मुकर्रर हदफ होगा, मंजिल होगी। तो वो खतूत यानी जो वो ख़त लिखा गया उसमें इल्ज़ामात तो बड़े संगीन लगाए गए थे। उसके बाद हमारे जो हमने गुजारिश की थी वो ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जजेस जो हैं, जो इल्ज़ाम लगाने वाले जजेस हैं, ये ख़ुद आपको कटहरे में नज़र आएँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। आपकी पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, अगर आप उठा के देखें कि किसका असर व रसूख कहाँ तक है और कौन जो है आज तक जीतता आया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यानी ये दो बड़ों की अगर आप इसको कह लें कि जंग थी या है, जो कि अदालत में भी है इस वक्त। और अब उस दौरान जो ये मैं आपको ये पहले बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं और ये जो है अब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर हो गया और रेफरेंस के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी बड़े संगीन हैं। अब एक तरफ ख़त है और जो ख़त लिखा गया उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बड़े संगीन हैं। अब इनके खिलाफ जो कि सीनियर मोस्ट हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके खिलाफ एक भारी भरकम रेफरेंस जो है वो दायर किसकी जानिब से किया गया है? वो साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वकास मलिक एडवोकेट जो हैं उनकी जानिब से दायर किया गया है। यानी जो दायर कर रहे हैं वो खुद भी वकील हैं और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी हैं। उनकी जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया, मैं आपके उनके इल्ज़ामात जो है वो आपकी कोशगुजार कर देता हूँ। उन्होंने अपने रेफरेंस के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़त लिख कर रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया। अब इसके अल्फाज के ऊपर गौर कीजिएगा, रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया है किसने? एक जज साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं। ये रेफरेंस के अंदर कहा जा रहा है। अब आ जाए उनकी अगली बात के ऊपर। चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़त लिखने में दीगर साथी जजों को भी साथ मिलाया, लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें फौरी बतौर जज काम से रोका जाए। अल्फाज की नोयत और जो मामलात हैं उसको आप अंडरस्टैंड करें कि इसमें कितनी सख्ती आपको नजर आ रही है। आगे मजीद वो ये कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बतौर इंतजामी जज इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बतौर इंतजामी जज मोहसिन अख्तर कियानी रिश्तेदारों और दोस्तों के मनपसंद मुकदमात मुकर्रर करते हैं, लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मिसकंडक्ट के भी मुर्तकिब हुए हैं। और इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मुल्क और बैरून मुल्क बहुत सी अनडिक्लेयर्ड जायदादें हैं और इनकी पाकिस्तान में 15 गैर मनकूला जायदादें हैं। अब वो जायदादों की तफसील भी बताते हैं। गैर मनकूला जायदादों में प्लॉट 6, 9 घर और अपार्टमेंट्स शामिल हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में 2 अरब रुपए मालियत की बेनामी जायदाद भी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैं इस पर तबसरा तो क्या ही करूं। एक जज साहब हैं, सीनियर जज हैं, ख़त लिख चुके हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो ये इतना बड़ा रेफरेंस आया है जिसमें इतने संगीन इल्ज़ामात हैं। एक इल्ज़ामात उनके ऊपर क्या है, रियासत मुखालिफ उसका होने का जो उन्होंने ख़त लिखा उसको ट्रीट किया गया कि वो रियासत मुखालिफ काम की है। मैं इसको सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रियासत मुखालिफ को आमतौर पर कहा जाता है गद्दारी के ज़ुमरे में आना, यानी अगर कोई रियासत के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो आप उस पर गद्दारी का ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एक तो आ गया वो, उसके बाद आ गया उनके ऊपर मिसकंडक्ट का।
अब मिसकंडक्ट का इर्तिकाब जज की जानिब से हो तो वो भी बड़ा एक यानी सख्त वो समझा जाता है कि एक ऐसा अमल है जो काबिल गिरफ्त है। फिर इसके बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा वो है जायदादें बनाने गैर कानूनी तरीके से और छुपाने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, यानी बेनामी जायदाद उन्होंने कहा F6 में उनकी 2 अरब रुपए की है। और वो कहते हैं कि फिर मिसकंडक्ट इस हवाले से है कि वो जो केसेस मुकर्रर करते हैं बतौर इंतजामी जज, उसमें दोस्तों मनपसंद अफराद के जो केसेस हैं उनको मुकर्रर करते हैं। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। तो ये मैं अब इसके ऊपर बड़ा मोहतात होकर भी गुफ्तगू करूँ तो इस चीज़ का खदशा मौजूद था कि ऐसा कोई अमल, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल अभी बड़ी दूर है जो समाअत होगी। अब देखिए, पहले जजेस ने खत लिखा, खत के बाद जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए 25 जजेस को, उसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। आज भी मैं उसकी खबर देख रहा था कि आर्सेनिक जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिन जिन जगहों पर, जिन जिन पंसार स्टोर्स पर अवेलेबल है उनके ऊपर जाके वहाँ पे बाकायदा तहकीक और तफ्तीश हो रही है और जो वहाँ की CCTV फुटेजेस हैं उनको भी देखा जा रहा है। तो उसके ऊपर तहकीक जारी है। पहले जजेस ने खत लिखा, फिर जजेस को खत आया धमकी आमेज, जहर आलूद और निशानात बने हुए धमकी आमेज, फिर उसके बाद अब ये रेफरेंस भी आ गया। तो मैंने आपको पहले दिन कहा था, जिस दिन की ये खबर थी उस वक्त मैंने कहा था कि ये भौंचाल वाली खबर है और इसको एक्चुअली इसको कहते हैं तहलका खेज खबर, क्योंकि इसके असरात जो होंगे, जो इसके नताइज होंगे वो दूर रस होंगे, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाने वाले और इल्ज़ाम जिन पर है ये बड़े हैं, बड़ों की जंग है। तो देखते हैं, अब फैसला भी बड़े ही करेंगे, जो सबसे बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें काजी फाइज ईसा साहब का इम्तिहान व दस्तूर अपनी जगह मौजूद है। आने वाले दिनों में देखेंगे इसके ऊपर समाअत या कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। बहरहाल ये जो खबर है, ये यानी जितनी बड़ी खबर खत लिखना था, जितनी बड़ी जजेस को खतूत मौसूल होने वाली है जहरीले, और उतनी ही बड़ी खबर ये रेफरेंस है जो कि सीनियर मोस्ट जो हैं, बल्कि उनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगा लिया कि इन्होंने ही अपने दीगर 5 साथी जजेस को कन्विंस करके, यानी इसमें जो इल्ज़ाम लगाया साथी जजों को भी साथ में लाया, लिहाजा मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें फौरी तौर पे काम से रोका जाए। मैं माजी का एक और हवाला दे दूं आपको, हालिया दिनों की बात है, 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी हुए। एक तो आने वाले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, उनका जो इस्तीफ़ा था वो तो बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर था, अचानक खबर आ गई बैठे बैठे कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उससे पहले जनाब जस्टिस जो थे मज़ार अकबर नकवी साहब, वो भी मुस्तफ़ी हो चुके थे। तो अब देखते हैं, उन दिनों में ये खबर आई थी कि एक और इस्तीफ़ा जो है आने वाले दिनों में आप देखने को मिलेगा। तो सूरत हाल देखेंगे। काजी फाइज ईसा साहब जो थे उन्होंने जंग लड़ी थी, मैं जजों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जंग लड़ी, वो जीते, आज वो चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए फाइट की, अगरचे उनकी रिटायरमेंट के बाद वो फैसला आया लेकिन वो जीत भी गए। अब जो उनकी मराहत हैं वो मिल गई, साबिक जज उनको कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, यानी वो विंडिकेट हो गए। अब एक और जज साहब हैं जिनके ऊपर ये मामला आ गया है, देखते हैं वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। ये बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और जो खत ओरिजिनली लिखा गया था उस हवाले से इस खबर की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक को है कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।